जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इसी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम एनसीईआरटी का क्विज सीरीज लाएंगे और हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं में जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास करके बिहार पुलिस हुआ, दरोगा हुआ, बीएसएससी हुआ, सीटेट हुआ, एसटेट हुआ, बीपीएससी, टीआरई4 या अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, उनका अध्यायवार जो है ना हम आपके लिए एमसीक्यू उपलब्ध कराएं पूर्ण व्याख्या के साथ। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार मतलब हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी और गलती होने की संभावनाएं भी बहुत ही कम हो जाएगी। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कम से कम 3 दोस्तों के साथ आप हमें इसको शेयर करिए, जिससे हमें भी यह जो है ना आपका शेयर एक उत्प्रेरक का काम करे और हम भी आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि जैसे एक्सरसाइज 1 है क्लास 6 में एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं एनसीईआरटी। उसके बाद चैप्टर वाइज ये प्रश्न सारे मतलब संग्रह का पूर्ण व्याख्या सहित हम उपलब्ध करा रहे हैं। संस्कृत पांडुलिपियों निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस क्षेत्र में मिलती है? ऑप्शन है दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत। आप भी इसके साथ में आंसर देते चलिए। तो इसका जो है ना मुख्य रूप से देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र का वर्णन नहीं किया गया संस्कृत पांडुलिपियों के विषय में। अगर हम लोग पांडुलिपि की बात करते हैं, पांडुलिपि मतलब ये जो है ना ये विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। एक नंबर है विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, प्लस पांडुलिपि या तो पत्थर की शिलाओं पर लिखा जाता था, या जो है पेड़ का छाल होता है ना उस पर लिख करके उसको रखा जाता था, या उस समय तांबे का विकास हो गया था इसलिए ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो उस पर भी लिख करके ताम्र पत्रों, आप लोग ताम्र पत्र का जिक्र सुने होंगे, ताम्र पत्रों पर भी लिखा जाता था। उस समय कागज का विकास नहीं हुआ था। तो किस क्षेत्र से मिलती है? लगभग सभी क्षेत्रों से मिलती है। और हेरोडोटस साहब पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इस स्रोत का उपयोग जो है इस सारे स्रोत का उपयोग, हेरोडोटस साहब जो थे सारे स्रोत का उपयोग मतलब इतिहास लिखने में उन्होंने इस तरह से इतिहास लिखा, उसमें वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस सामग्री की पहचान करिए जिस पर प्रारंभिक भारतीय काल में पांडुलिपियों की रचना की गई थी। पांडुलिपि किस पांडुलिपि सबसे पहले अगर पांडुलिपि हम लोग समझते हैं ना, मतलब एक तरह से कहा जाए कि हाथ से लिखा था, कोई मशीन वगैरह से इसमें प्रिंट नहीं हुआ था। इसी को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट भी इसी को अंग्रेजी में हाथ से लिखा हुआ था। कोई मशीन या टाइपराइटर उस समय नहीं था, उस समय इस चीज का विकास नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो हाथों से लिखा गया था। प्रश्न है कि अब इसका जो आंसर आप पढ़िए कि जो रचना की जाती थी किस पर, मेष चर्म पर, कि ताम्र पर, कि भोजपत्र पर, कि कांस्य पर। तो यह मुख्य रूप से ताम्र पत्र पर इसका इस्तेमाल, कॉपर प्लेट्स पर उस समय तांबे का हो गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा क्योंकि वह उस समय तांबा का हो गया था, इसलिए अधिक दिन तक टिकाऊ रह सके कुछ प्रमुख बातों को लिख करके रख लिया जाता था। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस साहब के विषय में पूछा जा रहा है। तो प्रसिद्ध योद्धा थे, पहले वैज्ञानिक थे, पहले इतिहासकार थे। तो इसमें क्या था, वे पहले इतिहासकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं जो अब एक्सरसाइज 2 से संबंधित है। यदि आदि मानव ने देखिए, यदि मानव ने पहले यह सीखा था, मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? पहिया बनाना सीखा था, कि जानवरों को पालना सीखा था, कि आबाद जीवन बिताना सीखा था, कि आग उत्पन्न करना सीखा था? आदि मानव सबसे पहले क्या सीखे थे? आग उत्पन्न करना। आग अपने आप जो है ना, तो यह जो उन्होंने देखा कि पेड़ में जो वन है, वन पर पेड़ की टहनियां आपस में टकराने घर्षण से फायर मतलब आग उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार वे पत्थर पर जब काम करते थे, जब कुछ चीज लिखना होता था या वो औजार बनाते थे, उस समय से ही मतलब आग का आविष्कार हो गया था। उनको संकेत लगा और आग का आविष्कार हो गया था। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? यह पुरापाषाण काल, की मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यानी कहा जाए पेलेलियोलिथिक पीरियड कहा जाए, कि मेसोलिथिक पीरियड कहा जाए, कि नियोलिथिक पीरियड। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, पेलेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी अंग्रेज यही दे देगा मेसोलिथिक काल से क्या समझते हैं, मध्य पाषाण काल को उसको ये लिख करके दे दिया देवनागरी लिपि में मेसोलिथिक। तो आप वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस चीज को आप लोग फॉलो करिएगा। तो इसमें पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग माना जाता है। प्रारंभिक भाग किसको माना जाता है? तो स्वाभाविक है पुरापाषाण काल को माना जाता है, मतलब पाषाण काल से भी पहले की अवस्था को, मतलब एक तरह से पुरापाषाण काल कहते हैं उसको। मतलब इसके जो प्रारंभिक साक्ष्य जो है ना पुरापाषाण काल में, प्रारंभिक साक्ष्य क्या थे? पत्थर से बना उपकरण थे। मतलब अधिकतर उपकरण जो उस समय के औजार थे वो सारे किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। अगर हम लोग पाषाण काल को समझें, अगर हम लोग पाषाण काल को समझते हैं ना जी, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक है पुरापाषाण काल, और दूसरा है
मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल मुख्य रूप से 1863 में इतिहासकार हुए थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट साहब। जो एनसीईआरटी में जितना शब्द का जिक्र किया गया है वो सारे फैक्ट्स इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए ये सारे डेट भी और नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए स्किप मत करिए। अगर याद करने का सबसे नोट्स कितनों पढ़िए नहीं, अपने से पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए तो आपका अधिकतर प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो रॉबर्ट ब्रूस साहब थे, उन्होंने यह जो है ना पल्लावरम में उपकरण खोजा है। उपकरण बहुत सारे पल्लावरम में इन्होंने पत्थर से बने उपकरण को खोजा है। और साथ में मध्य पाषाण काल में कि हम बात करें तो इसमें बागौड़, उसके बाद लंगनाज, बागौड़ के बाद लंगनाज, इन क्षेत्रों में जो है ना वहाँ पर गाय को छोड़ करके कुत्ता हो गया, उसके बाद बिल्ली हो गया, याद रखिएगा बैल हो गया, बकरी हो गया, इन सारे पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण काल उन्नत काल को कहा जाता है। अगला मेसोलिथिक युग संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो मेसोलिथिक युग, तो हम अब आपको पहले बता, तो मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित बात कर रहा है। तो पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है। तो यह पेलियोलिथिक काल तथा नियोलिथिक युग के मध्य संक्रमण की अवधि है। संक्रमण मतलब एक तरह से ये बीमारी मत समझ लीजिएगा कि विकास का काल है, तो सही बात है। मतलब एक तरह से पेलियोलिथिक और नियोलिथिक, पेलियोलिथिक मतलब पूर्व पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और ये हो गया नव पाषाण काल, ये हो गया पूरा। इसी के बीच में मध्यकाल था, तो ये विकास का एक तरह से ये अवस्था थी, क्रमबद्ध विकास हुआ था, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि इस काल में मतलब मध्य पाषाण काल में वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना प्रारंभ किया था। तो गाय के साक्ष्य नहीं मिले और ये सारे साक्ष्य मिले, तो दूसरा गलत है, ये सही है। और दूसरा मेसोलिथिक, यहां पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? जैसे गलत है अलर्ट होकर के गोला मार दीजिए और इस तरह से आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इस वर्ष पूरा पाषाणास्मि पाषाण औजार खोजे हैं। पत्थर के औजार जो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट साहब ने कब खोजा है? तो 1863 ईस्वी में इन्होंने खोजा है। निम्न जोड़ी के साथ में मिलान करने के लिए बोला है। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में क्या हो जाएगा कि पाषाण और ताम्र है, तो ताम्र युगीन होगा, मतलब डी का 4, डी नंबर 1 हो गया। उसके बाद पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से कटे हुए पाषाण का पत्थर के प्रारंभिक अवस्था के औजार, मतलब ये 3 हो जाएगा। मध्य पाषाण युग में अगर कहा जाए तो सूक्ष्म पत्थर के बाद छोटा हुआ हो गया, चौथा हो गया। नव पाषाण काल में पॉलिशदार मतलब उसमें तकनीक लगाकर पत्थर को चमकाया जाता था, पॉलिश किया जाता था, ये हो गया 2। तो इसमें जो हो जाएगा ना पहला का 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। खोजिए किस ऑप्शन में है? 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, जितने सारे संभावित प्रश्न हैं। हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको वाकई अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना मत भूलिए। आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए और अपने 3 दोस्तों के साथ कम से कम इसमें आप अपने जहाँ से भी, जिस भी प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जहाँ से भी जुड़े हैं, आप वहाँ पे शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए जो कंटेंट ला रहे हैं हमारे इसकी सार्थकता भी सिद्ध हो और लगातार हम कंटेंट आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड और बेहतरीन कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहें, ताकि आपको भी एग्जाम में सहुलियत और आसानी से मिल जाए। खास करके जितने भी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, दारोगा का तैयारी कर रहे हैं और बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं और सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं, टेट का जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है ना, उसमें जो एसएसटी पेपर है, सोशल स्टडीज पेपर है, सारे प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। और जो बीपीएससी, जिनका बीपीएससी टीआरई 4 होना है ना, सारे प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप इसे मिस मत करिए, तैयारी करिए और अपना जो है ना एक सीट पक्का कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। यह बहुत अच्छा समय चल रहा है, खास करके वैकेंसियों का। यानी एक्सरसाइज 3 में क्या, असल में आहार सूक्ष्म पाषाणी औजार, पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का उपयोग करते थे। देखिए मतलब ये आहार का बात कर रहा है ना, तो यह जो है ना कहाँ है? यह मुख्य रूप से राजस्थान में है, और इस जगह की खोज किसने किया था? हारार की खोज 1853 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास जो भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने इस जगह पे इसका खोज किया है। और ताम्र वस्तुओं का वहाँ पे मिला है। ताम्र वस्तु में जैसे सपाट कुल्हाड़ी के, चूड़ियाँ के, अंगूठी के और सलाका के, ये सारे साक्ष्य मिले हैं, यह दावा है। आहार के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप मिलने से प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला अवगत थे। यह भी जो है ना बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यह वहां से जो उत्खनन से जो हमें साक्ष्य मिले ना, साक्ष्य के आधार पर बोला जा रहा है कि कुल्हाड़ी मिले हैं, चूड़ियां मिली, इसका मतलब प्रगलन व्यवस्था था, जिसके कारण उसको शेप दे दिया जाता, अंगूठी शेप दे दिया जाता था। यह भी कथन सही है, मतलब बोथ ए और आर सही है, प्लस स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पहले अगर आप पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद फिर जब दोबारा आप इसे देखिए ना, तो आपका आंसर आना चाहिए, आंसर देते चलिए। फिर आप इसके साउंड को मतलब जो है ना, साउंड को आप बिल्कुल जीरो कर लीजिए। उसके बाद इसके आंसर के साथ अपना बोलने का भी अभ्यास करिए, तो क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे आपके। भारत के नियोलिथिक स्थितिकरण की तिथि क्या है? नियोलिथिक स्थितिकरण की तिथि बोल रहा है, तो 8000 BC, 6000 BC, 2000 की, इनमें से कोई नहीं।
देखिए, नियोलिथिक मतलब हो गया नव पाषाण काल की बात कर रहा है, नव पाषाण काल की बात कर रहा है। तो अगर नव पाषाण काल में मेहरगढ़ स्थल है तो मेहरगढ़ को अगर छोड़ देना, क्योंकि मेहरगढ़ लगभग 4000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, मेहरगढ़ की तिथि अगर यहाँ छोड़ देना तो मेहर मतलब यह लगभग 4000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कौन? नव पाषाण काल की तिथि। लेकिन मेहरगढ़ की जो तिथि है ना, तिथि जहाँ से कि काफ़ी ज़्यादा जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं, धातुओं के साक्ष्य मिले हैं, आगे जिक्र करेंगे, वह लगभग 7000 से करके 6000 बीसी के आसपास में इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पे है ना, तो इनके मेहरगढ़ को छोड़ करके, मेहरगढ़ 4000 ईस्वी पूर्व में मिले हैं, और अगर मेहरगढ़ की तिथि की, मेहरगढ़ को छोड़कर अगर इसकी तिथि माने ना तो 7000 से 6000 बीसी के आसपास था। निम्नलिखित में से किस नियोलिथिक प्रदेश में, मतलब नियोलिथिक बता रहे वर्ड आया था, नव पाषाणकालिक प्रदेशों में हड्डियों से बने उपकरण और औजार आबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे हैं? तो कहां से मिले हैं यह मुख्य रूप से? तो हड्डियों से जो औजार हमें मिले हैं, यहाँ कहां से मिले हैं? तो चिरांद से मिले हैं। चिरांद से मुख्य रूप से खास करके हिरण सिंह की हड्डी से जो है निर्मित उपकरण हमें यहां से मिलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, मतलब यह हुआ कि हड्डियों से बनाए उपकरण व औजार का ज्ञान था। अगला, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ओनली 2। सांभार प्रदेश के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्राहकों कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग अभी जो ऊपर में जिक्र किए थे लगभग है 7000 से 6000 बीसी के आसपास में। अगला प्रश्न देखते हैं। नियोलिथिक लोग मतलब नवपाषाण कालिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। यह बिल्कुल सही था, रहने के ठिकाने तो बना चुके थे। और लियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शास्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे नहीं। नवपाषाण काल में तांबा और अन्य धातुओं का खोज हो गया था, जिस कारण से वे चूड़ियां, अंगूठियां, मनके ये सारे बनाते थे। ये पत्थर के नहीं होते थे। सिर्फ यहां पूछ रहा है सिर्फ पत्थर से बने उपकरणों पूरी तरह नहीं, धातुओं से बने उपकरण पर भी वो निर्भर थे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी एक सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईबीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधित निष्कर्ष से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 बीसी तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया गया था? तो यह मुख्य रूप से जो हमें अवशेष मिले हैं ना, तो यह मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। अब देखिए मेहरगढ़ जो मुख्य रूप से है ना, यह कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ यह बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, जो सिंध प्रांत में है, वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो यह बलूचिस्तान में है। तो हड़प्पा काल के सिंधु घाटी, जो हड़प्पा काल के संबंध में था ना, वहां पे जो सिंधु घाटी के लोगों का दंत चिकित्सा का तो ज्ञान था, दंत चिकित्सा का ज्ञान था। ऐसा क्यों था? क्योंकि साक्ष्य मिले हैं कि एक ऐसा मतलब कहा जाए वहां से इस तरह से किसी कोई मूर्ति मिली है जहां से लग रहा है कि कोई जो है ना दांत साफ करवाया था, दांत साफ करा रखे हो। इस तरह से कुछ साक्ष्य मिले हैं, चित्रित साक्ष्य मिले हैं। लगभग अगर कहा जाए तो यह समय था 7000 बीसी के आसपास में डेंटिंग जो है ना, डेंटल डेंटिंग, उसका विकास हो गया था। और मेहरगढ़ में ही धातु का पहला अगर प्रमाण की बात करें तो वह भी मेहरगढ़ से, यहां से मुख्य रूप से धातु में तांबे के धारदार हथियार और ड्रिल जो गड्ढा करते हैं, और एक औजार, वैसे संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण था, कहां से था? तो कहां से था? मुख्य रूप से बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान पहला प्रमाण धातु का कहां से था? बलूचिस्तान में कौन सा जगह? मेहरगढ़। अभी तुरंत इसका जिक्र किए हैं तो मेहरगढ़ से। अब एक्सरसाइज 4 का हम लोग अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित हड़प्पाई पुरास्थल को उनके उत्खनन क्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ, इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, जो भी खास करके सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, वह अगर इसको देख रहे हैं या जिसके अगल बगल में जिसके भाई बहन कोई अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से इस तरीके चैनल को आप रिकमेंड करिए उनको। और हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, सीटेट से संबंधित सीडीपी का जो है क्विज सीरीज चल रहा है, क्विज फॉर्मेट में है। तो सीडीपी जो है ना, सीटेट 1 to 5, 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8, इसमें जो है ना सीडीपी मतलब बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग जो है, यह 30 नंबर का दोनों में कॉमन है। आप उसे कर लेते हैं तो अधिकतर प्रश्नों की गारंटी वहीं से रहेगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से करिए। और साथ साथ में हमारे प्लेलिस्ट में जो अभी क्विज सीरीज चल रहा है, अभी तो बिहार दरोगा का सेट दे रहे हैं, तो आप बिहार दरोगा उसे मत समझिए, वो जितने सारे प्रश्न है, प्रश्नों का संग्रह है, उसे आप निश्चित रूप से देखिए। चाहे आप एक बार देखिए, 2 का रफ्तार लगा के देखिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा कि जो टेट का तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 में अपीयर होने वाले हैं, उनमें अधिकतर प्रश्न वहां से मिलने की संभावनाएं रहेगी। क्योंकि 100 प्रश्न है, उसका जब हम डिटेल कराते हैं तो लगभग वह 500 प्रश्न आपका तैयार हो जाता है अंडर जो है 35 से 40 मिनट में। इसीलिए निश्चित रूप से आप देखिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा।
चलिए, तो इसमें निम्नलिखित हड़प्पाई पुरास्थल को उनके उत्खनन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले किसका, तो अगर लोथल की बात करें तो 1957-58 में लोथल का उत्खनन किया गया था। कालीबंगा 1961 में और धौलावीरा जो है ना 1990 से 91 में। डेट समेत याद कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का ये सारे प्रश्न हैं 1921-22, इसीलिए डेट पूछा जा सकता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद लोथल हो गया, लोथल के बाद आपका कालीबंगा हो गया, कालीबंगा के बाद आपका धौलावीरा हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर एक छोटा सा ट्रिक अगर हमारे हिसाब से अगर कहा जाए तो याद रखिएगा हलों का वीरा सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद हलों का वीरा मतलब धौलावीरा का खोज किया गया था। हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है? विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है? सील है, सील मतलब मुहर है, सील मतलब मुहरें हैं, शहरी नियोजन है, आभूषण है। उपरोक्त में से सभी सारी विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। अगर हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात करें ना तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगर नियोजन था हड़प्पा सभ्यता को। नगर था तो उसमें स्वाभाविक है जल निकास प्रणाली भी होगी, जल निकास प्रणाली थी, मतलब नालियां वगैरह बने थे। बृहत स्नानागार बहुत सारे घरों से मिले हैं, बृहत स्नानागार भी मिले हैं, अन्नागार भी मिले हैं, बृहत अन्नागार, ताकि अकाल सब की स्थिति से निपटा जाए। और खास करके मुहरें मतलब जिससे कि आयात निर्यात वस्तु विनिमय प्रणाली का एक माध्यम, जिसको सील भी कहते हैं, मुहरों भी मिले हैं। और साथ साथ में जो है ना दो जगह हड़प्पा का जो स्थल, दो स्थल को याद रखिएगा, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। यह दोनों से जो है ना यह नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तक की जो मूर्ति मिली है, एक मूर्ति। अगर यहाँ पे कांस्य लिखा रहेगा तो मोहनजोदड़ो नर्तक की कांस्य की मूर्ति मिली है। वनली अगर लिखा रहेगा नर्तक की मूर्ति, याद रखिएगा, तो नर्तक की मूर्ति यहाँ जो हड़प्पा से मिली है वह पत्थर की मूर्ति मिली है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा नर्तक की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है तो कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से और पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है हड़प्पा कस्बों का बड़े में विभाजित किया था, बेरों में विभाजित किया था, मतलब ब्लॉकों में जिसको कहा जा सकता है कि विभाजित किया था। तो यह क्या था, वह इसका शेप क्या था, वर्गाकार था, आयताकार था, वृत्तीय था, अर्धवृत्तीय था, आयताकार शेप में विभाजित किया गया था। मतलब अगर हड़प्पा की हम लोग बात करें ना तो हड़प्पा में मुख्य रूप से मतलब कई नगर थे, कई नगरों में उसे विभाजित किया गया था। कई नगरों जैसे हो गया लोथल में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में, रोपड़ में, बनावली, ये सब बहुत सारे नगरों में इसे विभाजित किया गया था। मतलब इसको, और कई नगर जो थे नगर दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थे, दो से अधिक हिस्सों में विभाजित भी थे, मतलब काफी सुनियोजित व्यवस्था थी। और खास करके अगर हम लोग यहाँ की हड़प्पा की बात करें ना तो हड़प्पा का पश्चिमी भाग, हड़प्पा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पश्चिमी भाग जो है वह छोटा था, पश्चिमी भाग काफी छोटा था। और हड़प्पा का पूर्वीय भाग जो था वह बड़ा था, लेकिन कहाँ बड़ा था, निचले इलाके में। संभवतः बड़ा भाग निचला इलाका में आम जन के लिए रहा होगा, नॉर्मल लोग वहां रहते होंगे, और छोटा भाग ऊपरी इलाके में जो भी प्रबुद्ध वर्ग, जो भी शासन प्रशासन, जो व्यवस्था देखते होंगे उनके लिए ऊपरा हिस्सा शायद रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, हमारा मानना नहीं है। इतिहासकार मानते हैं तो मानना पड़ेगा ना जी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए लिस्ट में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। अब देखो हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से सिमेट्री मिला है, मतलब कब्रिस्तान जिसको कहा, बिल्कुल सही है। लोथल से क्या, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा जिसको कहा, ये भी सही है। कालीबंगा से है ना काला हल चलाते हुए खेत कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और मोहनजोदाड़ो, अभी तुरंत बोले नर्तक की कैसी मूर्ति, नर्तक की, यहाँ मोहनजोदाड़ो है तो कांस्य मूर्ति, कांसे की मूर्ति मिली है। और सिर्फ नर्तक की अगर मूर्ति रहता ना, अगर यहाँ पे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा भी सही हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिमेट्रिक कब्रिस्तान हड़प्पा में था। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन 1 और दूसरे को कारण आर बताया गया है। अब देखिए इसमें कथन 1, हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे एवं जल प्रबंधन प्रणाली के प्रति जागरूक थे, बिल्कुल सही है। अगला है मोहनजोदाड़ो से बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे, मोहनजोदाड़ो से बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे। तो यह भी जो है ना, यह भी बड़ी संख्या मोहनजोदाड़ो से कुएं, तो हर जगह तो मोहनजोदाड़ो बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा मोहनजोदाड़ो था, घर घर में था भाई, तो ये दूसरा भी सही है। तो इसका हो जाएगा बोथ, ए तथा आर दोनों सही है, प्लस स्पष्टीकरण भी सही है। अगर हड़प्पा की बात करें थोड़ा सा फिर एक बार समझ लीजिए, हड़प्पा का जो हड़प्पा शहरी व्यवस्था थी, याद रखिएगा, शहर था तो वहाँ मकान था तो जल प्रबंधन भी था, जल प्रबंधन था तो पीने के लिए वहाँ पे मुख्य जल प्रबंधन, तो नाली की निकासी, जल निकास की व्यवस्था भी थी, और साथ साथ में कुआं भी व्यवस्था किया गया था हड़प्पा में। और कुछ घरों में ऐसे अपने अपने कुएं भी मिले हैं कुछ घरों में हड़प्पा सभ्यता में। और खास करके अगर हम लोग पक्की ईंटों की बात करते हैं, पक्की ईंटें या चहुंदरों से मिले हैं, कहाँ से, चहुंदरों से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और इसका, और अगर कहा जाए ना, अगर बाढ़ प्रणाली, अगर बड़े बड़े बाढ़ प्रणाली की बात करें तो
वह हमें कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। इंग्लिश 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 बार प्रणाली, इंग्लिश बार प्रणाली है कालीबंगा से। कालीबंगा इंग्लिश मतलब सुव्यवस्थित शहर था, इंग्लिश मीडियम ने कहा जाता है। इस तरह से बार प्रणाली जो कि आधुनिक मॉडर्न नगर भी कहा जाए तो कालीबंगा से, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नहीं मिला है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से नहीं मिला है। और यहाँ से की जो मुहरें हैं ना, मुहरें जो प्राप्त हुई है, जो कि वस्तु का लेन देन का माध्यम रहा होगा, वह जो है ना स्टीटाइप है, स्टीटाइप नामक पत्थर से मिली है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, अच्छी तरह से निर्मित सड़कें, पक्के मकान। यहाँ पे प्रमुख विशेषता की बात करें तो प्रमुख अगर कहा जाए तो सब तो सही है, लेकिन जल निकासी प्रणाली विशेष रूप से, चूंकि शहरों का जो मुख्य समस्या, शहरों की मुख्य समस्या अभी भी होती है। जैसे अगर बाढ़ की पानी की स्थिति आ जाए तो मुंबई सब में देखते हैं कि जल जमाव हो जाता है, चेन्नई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पटना सब की स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। तो हड़प्पा उस समय की स्थिति थी, जल निकासी प्रणाली इतना सुदृढ़ था, कितनों बारिश पड़े, पानी पड़े, कुछ भी हो तो जल निकासी प्रणाली व्यवस्था थी कि जो शहर था ना वह अस्त व्यस्त नहीं होता था। तो मेन आंसर ये था, मेन आंसर मतलब सटीक आंसर कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? किसकी जान? पक्की ईंट की कि दीवार की इंग्लिश बाउंड प्रणाली, सही है, यह भी सही है। कि बेरिया छत, यह भी सही है। कि मकान वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, मेहराब मतलब एक तरह से ये तरह का था ना कुआं, तो ये सब जो बनाया जाता है वैज्ञानिक साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं था कि बैलेंस रहेगा ये रहेगा, वैज्ञानिक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि शायद कम रहा होगा या वह दृष्टिकोण नहीं रहा होगा जो कि हमारे इतिहासकार अभी मान रहे हैं। निम्न में से किस तरह के हड़प्पा की विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई है? समानता पाई गई है किस तरह से? कृषि मतलब हड़प्पा के जो विभिन्न स्थल है ना, विभिन्न स्थल मतलब जैसे हो गया लोथल हो गया, ये सब हड़प्पाई स्थल है। मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, उसके बाद रोपड़ हो गया, उसके बाद धौलावीरा हो गया, ये सब जगह जो है ना यहाँ स्थलों से समानता पाई गई है। कृषि की प्रथम कार्य नगर नियोजन सब जगह, टाउनशिप जो है ना प्लानिंग, टाउन प्लानिंग व नगर नियोजन सब जगह की यह समानता है। और मोहर जो है वह सब जगह पे मोहर जो है लगभग वही मोहर मिलता था, बराबर मोहर था, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक माध्यम था मोहर। ये दोनों की समानता पाई गई, तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा की मुहर आमतौर पर मुलायम पत्थर से बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जो मुलायम पत्थर से बनी होती है ना उसको हम लोग स्टीराटाइप कहते हैं, स्टीराटाइप। इसी को मुलायम पत्थर से हड़प्पा की मुहर आमतौर पर बनी थी। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रायः प्रयोग क्या करते थे? लकड़ी के, बलुआ पत्थर के, पकी हुई और दग्ध ईंटें का प्रयोग करते। उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हड़प्पा की हम लोग बात करते हैं तो हड़प्पा में लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था और पकी ईंटों का, खास करके लकड़ी का इस्तेमाल दरवाजे में, खिड़की बनाने में, यहाँ तक कि छतों में भी इसका इस्तेमाल का, पक्की ईंटों का इस्तेमाल दीवार बनाने में, नालियाँ बनाने में, इस तरह से अन्नागार बनाने में, स्नानागार बनाने में, इन सभी जगहों पर इसका विकास होता था। अगर हड़प्पा की सबसे बड़ी ईंट की बात करें जो आयताकार होता था, मतलब सब चतुर्भुजाकार होता था वहाँ की ईंटें, तो लगभग 43 यह मीटर लंबा और सेंटीमीटर लंबा तथा 2627 सेंटीमीटर चौड़ा होता था। इस तरह का ही ईंट होता था, यह डिजाइन किया हुआ, ज़्यादा मोटा हैवी होता था। याद रखिए 51 और 26 दूनी 52, 26 का आधा है, इस तरह से याद रखिएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मतलब लकड़ी का भी और बलुआ पत्थर का भी दोनों का इस्तेमाल होता था। लकड़ी प्लस ये क्या कहते हैं आपका एक से अधिक होता था। अगला देखते हैं, हड़प्पा जीवन का एक पहलू जो हड़प्पा व्यवस्था का आधार था लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम है, किसका? तो हड़प्पा में क्या हमें नहीं के मालूम जो थोड़ा बहुत है, तो वह ग्रामीण जीवन। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता अगर कहा जाए ना तो यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था, वैदिक सभ्यता को ग्रामीण व्यवस्था, हड़प्पा के बाद जब आया था वैदिक सभ्यता उसको ग्रामीण व्यवस्था कहा जाता है। तो ग्रामीण होगा, पशुपालन का ज्ञान था, परिवहन संचार का भी ज्ञान था, जनसांख्यिकी पैटर्न का भी ज्ञान था। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर एक है। अगर हम लोग हड़प्पा की अगर हम लोग थोड़ा सा इसका जिक्र अगर हम लोग करते हैं हड़प्पा का, तो हड़प्पा को एक बार थोड़ा सा दे लीजिए। हड़प्पा क्या थी? प्रथम नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ टीन प्लस तांबा, ये दोनों को मिला करके कांसा बनता था, कांसा। इसके बहुत सारे औजार मिले हैं, औजार या उपकरण मिले हैं, यहाँ तक कि बर्तन सब मिले हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा व्यवस्था क्या थी, मतलब कांस्य युगीन थी। और साथ साथ में असमानता उस समय भी था, गरीब और अमीर में असमानता था, जो दिखता था किसमें? उसके रहन सहन में दिखता था, उसके निवास स्थान में दिखता था, आभूषण इत्यादि में दिखता था, कीमती बर्तनों के उपयोग में दिखता था, और साथ में मनोरंजन इत्यादि में यह चीज़ दिखता था। और मनोरंजन के लिए हड़प्पावासी मुख्य रूप से क्या करते थे? तो वो पासा खेला करते थे, नाच गान होता था, शिकार होता था, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को दावा ए से अंकित किया गया और दूसरे का कारण आर। आपको यह कथन ध्यानपूर्वक जांचने और तय करना है कि दावा ए तथा दावा आर
व्यक्तिगत रूप से सही है? यदि हैं तो कारण में दिया गया स्पष्टीकरण दावे के लिए सही है। निम्नलिखित दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर चयन करिए। यानी पहला दावा है कांस्य युग में नगरीयकरण हुआ, तो हड़प्पा व्यवस्था तो हम पता है कांस्य युगीन थी, तो बिल्कुल सही है। धनवान और गरीबों के बीच असमानता थी जो कि रहन सहन में, मनोरंजन में, शिकार में, बर्तनों के उपयोग में, आभूषणों में, इन सब चीज़ों में दिखाई देता था। मतलब ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। और सारे बहुत सारे विविध थे, इस तरह से स्पष्टीकरण तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ए और आर सही है, प्लस ए और आर सही है, और सही स्पष्टीकरण भी मुख्य रूप से यह दे रहा है। अगला हम प्रश्न की तरफ अगर मतलब ए और आर सही है, स्पष्टीकरण तो नहीं है क्योंकि और सारे बहुत कुछ थे, तो हम लोग दोनों को सही मान सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि और सारे विविध थे। मतलब हड़प्पा की जो मुहरें हैं ना, हड़प्पा की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक भाव मतलब उसको पढ़ा ही नहीं गया है, तो हम स्पष्टीकरण उसको प्रमाण नहीं दे सकते हैं, फुल्ली सही होगा, मान सकते हैं दोनों कथन सही है। इतिहासकार का भी यही मानना है, स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। यह क्या थी? जमीन में अगर कहा जाए तो गड़े हुए मुर्दे जमीन में मुख्य रूप से मुर्दों का सिर हमेशा उत्तर दिशा में होता था, बिल्कुल सही है। कि मुर्दों को दफनाने और समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते, दफनाते समय चीज़ों का इस्तेमाल करते, सही है। एक और आर दोनों सही, प्लस स्पष्टीकरण है। हड़प्पा में जो है ना सबकी दफनाने की प्रथा, दाह संस्कार भी था और दफनाने भी था, और आंशिक दफनाता भी था, आंशिक दफनाने की भी व्यवस्था थी। दाह संस्कार भी दफनाने में होता था कि मतलब उत्तर की ओर सर करके उसको दफना दिया जाता था, और साथ आंशिक दफनाने मतलब दफनाया नहीं जाता था, इसे छोड़ दिया जाता, और दफनाने के साथ साथ में उसके साथ जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी वह भी उसके साथ रखा जाता था, तो दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई लोगों के मनोरंजन के साधन थे? शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार। अगर कहा जाए तो इसमें शतरंज भी है, इसमें आपका उसके बाद शतरंज भी है, शतरंज के बाद पासा भी है, नृत्य भी है और शिकार भी है, चारों सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल में पक्की मिट्टी का हल मिला है? पकी हुई मिट्टी का जो हल मुख्य रूप से कहाँ से मिला है? तो पकी हुई मिट्टी का हल को बनाया है, मतलब बनावली से मिला है, याद रखिएगा। पकी मिट्टी का हल बना है, बनावली कहाँ है? यह जो है ना हिसार हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा में हिसार में यह बनावली पड़ता है। और इसका खोज किसने किया? तो आर.एस. बिष्ट साहब ने इसका खोज किया, बनावली का खोज आर.एस. बिष्ट साहब ने किया। और बनावली से ही मुख्य रूप से अगर हम लोग कहा जाए तो अग्निवेदिका बनावली से मिले हैं, और साथ में जोहोड़ी का मकान मतलब आभूषण बनाने वाला मकान भी मिला है। अग्निवेदिका सिर्फ बनावली से भी नहीं मिले हैं, अगर लोथल से भी मिले हैं, आमड़ी से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं अग्निवेदिका, और नागेश्वर से भी मिले हैं, नागेश्वर से भी, ये ऑप्शन एनसीईआरटी का है। तो लोथल, आमड़ी, कालीबंगा, नागेश्वर से भी अग्निवेदिका मिले हैं। तो अगला, हड़प्पा स्थलों में अग्निवेदिका का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आमड़ी से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी, बनावली से, लोथल, रंगपुर तो नहीं होगा, लोथल से मिले हैं। तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है? पुरातात्विक केंद्र है और नदी है। आलमगीरपुर जो है ना वह भादर नहीं, वह मादर होना चाहिए, भादर कोई नदी होता है, मादर नहीं, वह हिंडन नदी के किनारे में है। राखी गढ़ी दृश्यदत्ती बिल्कुल सही है, रोपर सतलज भी सही है, मांडा चेनाब भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे नहीं वाला आए तो अलर्ट होकर के किसी भी प्रश्न में, चाहे मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का नहीं आए तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ प्रश्न गलत होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। और एनसीईआरटी का जो ये सीरीज चला है ना क्विज का, कहीं पर भी नहीं है, क्विज का सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए, पहली बार लेके आए, तो यह कंटिन्यू हर विषय का हम लोग रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी तो रोपर है कि संघोल है कि कालीबंगा है कि उपरोक्त में से एक सदी, यह है कालीबंगा। इसका पश्चिमी एशिया से मुख्य रूप से जो है ना नगण्य मात्रा में वहाँ से वस्तु के अवशेष मिले हैं, नगण्य मात्रा में वस्तु मिली है, मतलब व्यापार होता था लेकिन मिला है। और खास करके आयात जो होता था ना तो वह ओमान से होता था, ओमान से तांबे का आयात ओमान से किया जाता था। और निर्यात जो है भारत से निर्यात खास करके जो विदेशों में होता था, विदेशों में कपास का निर्यात होता था, और सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था, सूती वस्त्रों का निर्यात यहाँ से बेचा जाता था। और फसलों में अगर यहाँ की फसलों की अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो फसल में गेहूँ हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, ये उगाते थे, ये सारे उगाते थे। लेकिन अगर प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करते हैं, खाद्यान्न की, तो गेहूँ और जौ ही थी प्रमुख खाद्यान्न फसल। निम्नलिखित में यहाँ क्या है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो वह धातु और कीमती पत्थर नहीं, खाद्यान्न अनाज भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, मिट्टी, कपड़ा हम मान सकते हैं, सूती वस्त्र उस समय ज़्यादा आयात किया जाता था
मतलब कपास सूती वस्त्र। हड़प्पा वालों की आयात करने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तुएं कहते हैं। आयात मतलब खरीदने वाली। धातु और कीमती नग की खाद्य सामग्री वसा बर्तन नहीं, धातु और कीमती नग। धातु खास करके वो जैसे ओमान से हमें तांबा के साक्ष्य मिले हैं कि तांबा प्राप्त लाया जाता था, और अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी लाने के प्रमाण हमें मिले हैं। चांदी प्रमाण मिले हैं, मतलब धातु और कीमती नग वगैरह लाया जाता होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो महत्वपूर्ण हड़प्पाई फसलों को दर्शाता है। हड़प्पा समय में गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ थी, हालांकि तिलहन दलहन फसल का भी उत्पादन होता था। निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले। नहीं आया तो गोला मारिए। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र की निम्न हिमालय का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मतलब एक तरह से इधर का क्षेत्र पूछ रहा है। इधर का मतलब गुजरात राजस्थान का क्षेत्र यहाँ से भी मिला है, बलूचिस्तान से तो मेहरगढ़ ही मिला है, और यहाँ से लोथल वगैरह सब है। निम्न हिमालय का क्षेत्र उत्तरी महाराष्ट्र से अगर क्षेत्र है तो महाराष्ट्र से भी मिला है, जैसे दैमावाद हो गया, इमाम गांव नाम सुने होंगे, इमाम गांव, ये सारे से भी अवशेष मिला। निम्न हिमालय क्षेत्र से ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल या दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह मुख्य रूप से धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगर स्वतंत्रता के बाद अगर कहा जाए ना सबसे अधिक जो है अधिक पुरा स्थल है स्वतंत्रता के बाद, सबसे अधिक पुरा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ से? गुजरात में खोजे गए हैं। और धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा गुजरात के कहाँ पे है? कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण में है। और इसकी खोज कब हुआ था? 1967-68 में जगतपति जोशी साहब के द्वारा खोजा गया था। धौलावीरा जो है मुख्य रूप से अगर धौलावीरा की बात करते हैं ना, तो यह तीन भागों में विभक्त था। धौलावीरा में जैसे वहाँ के पत्थर से तीन भागों में, खास करके पहला भाग अगर कहा जाए तो पत्थर से बने होते थे। दूसरा ऊंची दीवार अगर कहा जाए, पत्थर से बनी ऊंची दीवार। और पूर्वीय अगर प्रवेश द्वार की बात करते तो वह मुख्य रूप से चूना पत्थर होता था। और साथ साथ में इसमें पॉलिश पत्थर, बहुत बड़े बड़े मकान बनाने में पॉलिश पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। अगला, हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी इस प्रकार व्हीलर साहब का याद रखिए कथन है, ये भी पूछता है। मैं अस्थिपंजर को देखने के उनके बाद बात कहाँ पे किया है? तो यह है मुख्य रूप से मोहनजोदारो से। और व्हीलर साहब का ही वह कथन है। साहब की एक पुस्तक है, यह पुस्तक है, कभी जब आप समय मिलेगा तो पढ़िएगा जरूर। हड़प्पा 1946, यहाँ पे एंशियंट इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। चलिए उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कालानुक्रम अनुसार से व्यवस्थित करिए। तो हड़प्पा जो है ना, व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। हड़प्पा, सनौली, कुणाल और हस्तिनापुर। और कुणाल से अगर कहा जाए तो एक नंबर पे कुणाल, क्योंकि कुणाल से जो प्राप्त हुए ना, हड़प्पा से पहले का काल, हड़प्पा काल प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से विकसित हड़प्पा काल मतलब सब चीज़ का इसमें विकास हो गया था। उसके बाद हड़प्पा के बाद का काल सनौली से, हड़प्पा के बाद का काल यहाँ से सनौली से मिला है। और हस्तिनापुर से वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 बी। अगला देखते हैं। इस प्रकार से एनसीईआरटी का जो ये सीरीज आपके पास जो उपलब्ध कराया गया है क्विज फॉर्मेट में, उसका क्लास 6 का जो है ना एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप हैं तो अभी एक्सरसाइज देख सकते हैं, पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। निश्चित रूप से बेहतरीन स्थिति में रहिएगा। इस प्रकार वीडियो को देखने, चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप एक उत्प्रेरक की भांति कर हमारा जो है हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से वाईफाई क्विज गुरुकुल और अपनी टीम की तरफ से मैं सौरभ धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मिलता है अगले अंक में। धन्यवाद।